देखो आज जो हमारा क्लास का टॉपिक है उन क्लासेस में से एक क्लास है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% मान के चलो। यहाँ से क्वेश्चन आज के क्लास के टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। ठीक है, आज के पोल में जो भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ या जो भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे के सारे आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के ही लिए गए क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे ध्यान से डेली पढ़ना है। तो अभी समझते हैं कि क्या क्या चीज पढ़ना है आज। संगत यानी कंसिस्टेंट, असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट। हेडिंग लगाइए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में और हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में। ठीक है, हेडिंग लगाइए, काफी इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइएगा। अगर आपने नोट्स बनाओगे तो पोल में सारे क्वेश्चन सही करोगे, एग्जाम के टाइम पर आप रिवाइज काफी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, काफी सारी चीजें यहाँ पर निकल के आएंगी। ठीक है, तो संगत और असंगत का मतलब क्या है, सिंपली ये समझिए। जब भी आप एक वर्ड लिखा हुआ देखो संगत, तो और भी वर्ड है, आप इसको काफी अलग अलग नाम देते हैं, वो मैं सारे बता दूंगा। पहले आप पहले जो पढ़ा रहे हो वो समझिए। संगत कहने का मतलब कंसिस्टेंट, इंग्लिश में कंसिस्टेंट लिखना। और संगत का मतलब क्या होता है, किसी समीकरण का हल होना, किसी दो चर वाले समीकरण का, ठीक है, उसका हल होना। मतलब कम से कम अगर एक हल भी होगा तो उसको कहेंगे संगत समीकरण युग्म। ठीक है, दो इक्वेशन दिए रहेंगे। अगर मैं कह रहा हूं असंगत, असंगत कहने का मतलब इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, हल नहीं होना। ठीक है, तो सिंपली समझिएगा, हल नहीं होना, बस इतना या लिख लो। ठीक है, हल नहीं होना मतलब कम से कम अगर एक हल भी होगा। अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर एक हल होगा तो उसको संगत बोलेंगे क्या संगत बोलेंगे, एक हल के केस में बताइए। अगर एक संगत। हल होगा तो बोलेंगे संगत है, क्योंकि हल होना मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो आप बोलोगे संगत है। अगर दो हल है तो भी संगत है, अगर तीन हल है तो भी संगत है, अगर बोलेंगे अनंत हल है, अनगिनत हल है, तो भी संगत है। तो चाहे एक हल हो, दो हल हो, तीन हल हो, अनंत हल हो, संगत ही होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। अगर हल नहीं होगा मतलब नो सॉल्यूशन का केस है, अगर कोई ऐसा दो समीकरण लिखा हुआ है इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसको असंगत कह देंगे। तो ये लिखा आप सभी ने, संगत कहने का मतलब कम से कम एक हल होना, हल होना मतलब कम से कम एक हल होना, और असंगत कहने का मतलब कोई भी हल नहीं होना। ठीक है, एक चीज ये समझ गए। उसके बाद इसको रिलेट करेंगे आगे। अभी ये समझते हैं, आपने ये पढ़ रखा है कि सर कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, सीधा लाइन बनेगा। अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर या एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिख दूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, मैं इन जनरल ग्राफ ही लिख दे रहा हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो भी आप ग्राफ लिख लो, ग्राफ से जल्दी रिलेट कर पाओगे, जनरली ग्राफ ही बोलते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा सर एक सीधा लाइन बनेगा, एक सरल रेखा बनेगी। ठीक है, एक सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, एक लाइन बनेगा। अगर मैं युग्म की बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर युग्म लिखा गया है क्योंकि हम हमेशा आपको बताया युग्म मतलब जोड़ा, और इस चैप्टर में हमेशा युग्म की बातें करेंगे। तो युग्म का जनरल फॉर्म क्या होता था, आपने बोला सर ऐसा कुछ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, और एक और समीकरण आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ऐसा तो मैंने आपको बताया था कि दो चर वाले अगर युग्म रहेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, आपको दो समीकरण दिखेगा। तो इसमें मुझे बताओ कि आप अगर इसका, ये तो पता है सर इसका लाइन बनाएंगे तो यह भी एक लाइन बनेगा, इसका भी एक लाइन बनेगा, तो टोटल अगर मैं इन दोनों समीकरण का इक्वेशन बना दूं एक ही ग्राफ पर, तो टोटल कितने लाइन बनेंगे, 2 लाइन। कितने लाइन बनेंगे, एक लाइन बनेंगे दो कि दो लाइन। लाइन बनेंगे। दो अलग अलग समीकरण है, तो इस मान लो अगर मैं कह रहा हूँ ये समीकरण नंबर एक है, इसका एक लाइन बनेगा समीकरण एक का, और इसका भी एक अलग लाइन बनेगा समीकरण दो का, तो दो अलग अलग लाइन बनेंगे। अब दो लाइन अगर एक ही ग्राफ पर हम बनाए, एक ही पेज पर दो लाइन आप बनाओगे तो टोटल तीन पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, अब समझिए वो तीन पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा था कि कितने पॉसिबिलिटी होंगे, मैं पूछ रहा था कितना लाइन बनेगा। तो लाइन दो बनेगा। अब वो दो लाइन तीन तरीके से ओरिएंटेड हो सकती है, पोजीशन उसकी तीन टाइप की हो सकती है। क्या क्या हो सकता है कि सर पहला लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर ले, काट दे किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, हो सकता है कि सर पहले लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन चला जाए। ठीक है, पहला लाइन जो बनाया उसी के ऊपर दूसरा लाइन भी चला गया सर, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहला लाइन
और पैरेलल हो दूसरा जाए। लाइन पैरेलल हो जाए। ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल हो जाए। सभी लाइन के पास आप इसको बना रहे हो ना, लाइन के ऊपर ऐसा तीर लगा लीजिएगा। ठीक है, ये तीर होना जरूरी है। लाइन का मतलब ये है कि कभी भी खत्म नहीं होगा वो। ठीक है, तो या तो बोलोगे सर, या तो क्या होगा, एक जगह पर काटेगा, या फिर एक के ऊपर दूसरा लाइन आ जाएगा, या फिर पैरेलल हो जाएगा, मतलब समांतर हो जाए। ठीक है, तो इन तीनों केसेस के बारे में हम लोग अभी धीरे धीरे करके पढ़ेंगे कि क्या क्या इसका मतलब निकलता है, क्या क्या हमें पता होना चाहिए, क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। सारी चीज नोट करिएगा। तो यही तीन चीज बताया कि या तो हो सकता है सर प्रतिच्छेदी रेखा, जिसको इंटरसेक्टिंग कह सकते हैं, या तो संपाती, ये नोट कर लीजिएगा, अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाता है तो इसको कहते हैं संपाती। संपाती कहने का मतलब कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरा लाइन। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है सर लाइन कैसा होगा, तो आपको बोलना होगा संपाती होगा। ठीक है, संपाती कब होगा, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक दूसरा लाइन चला जाए। पैरेलल कब होगा, समांतर कब होगा, जब एक दोनों लाइन के बीच दूरी हमेशा समान रहे, कुछ भी कॉमन पॉइंट ना मिले, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहे जो दोनों में कॉमन मिल जाए। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो सर यही तीन कंडीशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, केस बनाकर पढ़ेंगे। पहला केस 1, ठीक है, जब हमारा लाइन इंटरसेक्टिंग हो। फिर देखेंगे सर अगर संपाती रहेगा तो क्या होना चाहिए, अगर पैरेलल रहेगा तो क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पर चीज ध्यान बता रहा हूँ, अभी आपको लाइन बनाना नहीं, ऐसा नहीं करना कि ग्राफ बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है। ग्राफ बनाने वाला चीज मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, अगले क्लास में या उसके बाद में। ठीक है, अभी बस आपको ये बता रहा हूँ पोजीशन से हम क्या क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या हम समझ सकते हैं। ठीक है, आपको ग्राफ अगर दिया रहेगा तो आप क्या क्या उससे समझ सकते हो। अगर पहला केस, अगर हमने मान लो दो समीकरण में लिख दे रहा हूँ, समीकरण एक मान लो लिखा a1x, बाद में जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ b1y प्लस c1, ये लिखिए मत, अभी मत लिखो। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक और समीकरण लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब मैं कह रहा हूं इसका जब हमने लाइन बनाया तो एक लाइन बना, मान लो इसको हमने नाम दे दिया कि सर ये लाइन जो है L1 है। जब इसका लाइन बनाया तो इसका भी लाइन बना, ग्राफ बनाया तो इसका भी लाइन बना, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसको नाम दे दिया L2। तो यहाँ बोलो सर ये L2 है और ये वाला हमारा L1 है। ठीक है, तो L2 L1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो समीकरण का ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये दो समीकरण का ग्राफ हमने बनाया जैसे सिखाया था ग्राफ बनाने के लिए, और वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक जगह पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, तीन चीज आपको समझ में आना चाहिए। अगर हमने बोला L1 और L2 दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो ऐसे केस में पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए कि समीकरण युग्म का सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। एक हल होने का मतलब अद्वितीय हल। ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक हल ना लिखकर ये वर्ड लिख दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर अद्वितीय हल कहते हैं इसको, सिर्फ एक हल होने का मतलब अद्वितीय हल होना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक हल क्यों होगा, कोई आपसे पूछता है कि मान लो मुझे बताओ ऐसा क्यों हुआ, कारण भी जानिए आप। मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ लाइन L1 के ऊपर टोटल कितने बिंदु हैं, इसका आंसर बताइए। लाइन L1 के ऊपर टोटल कितने बिंदु हैं, अनगिनत बिंदु, एक बिंदु है। लाइन L1 के ऊपर सिर्फ एक बिंदु है क्या, बताओ। नो सर, बहुत सारे। बहुत सारे कह सकते हो, अनगिनत बिंदु हैं सर इस पे तो। ठीक है, हम काउंट भी नहीं कर सकते। उसमें से कुछ बिंदु मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको बनाकर। ठीक है तो अनगिनत, उसमें से कुछ बिंदु मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया। L2 के ऊपर कितने बिंदु हैं, L2 के ऊपर भी इनफाइनाइट है, अनगिनत है। ठीक है, उसमें से कुछ बिंदु मैं आपको बनाकर दिखा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ बिंदु बनाकर दिखा दिया आपको। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि L1 और L2 एक दूसरे को कितने पॉइंट पर काट रहे हैं, एक पॉइंट सिर्फ पर। एक पॉइंट पर काट रहे हैं। तो यहां पर आप कह सकते हो सर L1 और L2 में सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है। अब सारे पॉइंट को मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूं, बस ये ध्यान दीजिए कि यह वाला जो पॉइंट है, यही पॉइंट ऐसा है जो L1 पर भी है और L2 पर भी है। ठीक है, तो यह पॉइंट क्या है, L1 का भी हल है, L2 का भी हल है। समझना मेरी बातों को, ये जो पॉइंट है, मान लो इसका एक्स वाई कुछ पॉइंट आएगा ना, ये जो पॉइंट है क्योंकि L1 पर है तो L1 का भी हल होगा, L2 पर है तो L2 का भी हल होगा। तो हम कह सकते हैं सर L1 और L2 दोनों का हल है, इसका मतलब ये युग्म का हल है, मतलब इस पेयर का हल है। युग्म की बातें कर रहे हैं ना, जोड़ा की बातें कर रहे हैं, एक समीकरण के हल की बात नहीं कर रहे हैं,
इन दोनों ही समीकरण का हल होगा। तो इसको कहते हैं सिर्फ एक ही पॉइंट होगा सर जो दोनों के लाइन पर स्थित है, तो इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। तो ये समझ में आया कि एक हल क्यों होता है, क्योंकि एक ही जगह पर काट रहा है, तो जितने जगह पर काटेगा वही तो हल होगा। तो आप कहोगे सर एक जगह पर काट रहा है तो एक हल होगा, एक हल को ही यूनिक कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं, ठीक है। और ऐसे केस में हल होता क्या है, हल बस सिंपली आप बोलोगे सर वही पॉइंट होता है जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, वही वाला पॉइंट होता है जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर प्रतिच्छेद बिंदु। और इसको हम क्या कहते हैं, मुझे आप लोग बताओ, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा, पहले आप बताओ। एक हल है, एक हल होने का मतलब क्या बोला, संगत या असंगत? संगत, आपको पहले ही बताया संगत। था, हल होने का मतलब संगत होना, ठीक है। तो आप कहोगे सर एक हल रहे चाहे अनेक हल रहे, होगा तो संगत। तो आप कहोगे सर इसे संगत यानी कंसिस्टेंट कहते हैं, वैसे वाले को संगत या कंसिस्टेंट समीकरण युग्म कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे तीनों ही चीज आपको ध्यान रखने हैं। पहला चीज कि सर ऐसे केस में अगर लाइन एक दूसरे को काटेगा तो यूनिक हल होगा, यूनिक कहने का मतलब अद्वितीय हल होगा, मतलब एक ही हल होगा। लाइन एक दूसरे को काटेगा और इसको संगत हल कहते हैं, संगत समीकरण युग्म कहते हैं। समझ में आया, कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक। आगे बढ़े, अगला पोजीशन को देखें। अब अगला रिकॉल करवा दूंगा, चलो एक बार मैं फिर से इसको बताता हूं, ये समझिए। आपने बोला सर अगर काट रहा है, कंक्लूजन क्या क्या निकलेगा, जल्दी से बोलोगे सर एक पॉइंट कॉमन है, एक जगह पर काट रहा है, एक हल होगा, ठीक है। एक हल को कहते हैं अद्वितीय, ठीक है। देखो सारी चीज एक ही बात से निकलते जाएगा, अद्वितीय, ठीक है, यूनिक। एक हल है इसका मतलब संगत होना, एक हल है मतलब संगत होना। हल होगा क्या, यही वाला पॉइंट होगा जहां पर काट रहा है, यही वाला हल होगा। समझ में आया सारा चीज कैसे रिलेटेड है? अगर एक चीज भी आपको समझ में आ रहा है सारा चीज रिलेट कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे। सर केस 2, अगर संपाति, संपाति का मतलब क्या, कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है, मान लो अगर L1 बनाया और L2 बनाया, दो लाइन आपने बनाया, कुछ ऐसा बन गया L1 और L2, एक के ऊपर एक दूसरा लाइन चला गया। अब मैं आपसे पूछूं अगेन कि मुझे बताओ L1 के ऊपर कितने पॉइंट हैं, क्या आंसर दोगे? L1 के ऊपर सर अनेक पॉइंट है, अनगिनत। L2 के ऊपर कितने पॉइंट है, अनगिनत। अब मैं आपसे पूछूं कितना पॉइंट ऐसा है जो L1 और L2 दोनों पर है, तो आप कह सकते हो सर जो भी पॉइंट L2 पर है वो सारा का सारा पॉइंट L1 पर भी होगा, जो भी पॉइंट L1 पर है वो सारा का सारा पॉइंट L2 पर भी तो होगा। अगर मैं इसी के ऊपर दूसरा लाइन बना दूं, मान लो दोनों ही लाइन ऐसा बना दूं कि आपको पीछे वाला लाइन दिख ही नहीं रहा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं कोई पॉइंट बनाता हूं जो L1 पर है, L1 और L2 नाम दे दिया, तो L1 पर जो भी पॉइंट होगा वो L2 पर भी होगा, दोनों ही पर है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या बोलोगे, सर जो भी L1 का हल होगा वो L2 का भी हल होगा, तो L1 का अनेक हल है तो L2 का भी अनेक हल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन क्या क्या बताना है। अगर कोइंसिडेंट है, संपाती है, तो ऐसे केस में हम क्या क्या बोल सकते हैं। पहला चीज तो ये बोलेंगे कि सर समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होंगे, क्यों का जवाब मैंने दे दिया आपको, क्योंकि जो भी पॉइंट L1 पर होगा वो L2 पर भी होगा। तो L2 के अनेकों हल हैं, अनगिनत हल हैं। तो L2 के अगर अनेकों हल हैं तो L1 के भी अनोखे हल हैं, तो वो सारे के सारे हल L1 के भी होंगे। तो ऐसे कह सकते हैं, इस युग्म की बात करें तो जो भी हल L2 का होगा वो L1 का भी होगा, तो इस युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, ठीक है। अनगिनत ऐसे पॉइंट हैं जो दोनों ही पर स्थित है। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक जगह पर काट रहा है, ये तो अनेकों जगह पर काट रहा है, हर बिंदु पर ही काट रहा है, ठीक है, हर बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है, एक के ऊपर एक चला गया। तो ऐसे केस में क्या कहेंगे, सर अनगिनत हल, अपरिमित, देखो अलग अलग लैंग्वेज लिखा जा सकता है, अनंत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। एक वर्ड और ध्यान रखिएगा, संपाति के केस में जो लाइन बनते हैं, जो युग्म बनते हैं, इसी का एक और नाम है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये नाम क्या है, इसको कहते हैं डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट, ये याद रखिएगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। पिछले बार जो पढ़ा था उसमें डिपेंडेंट नहीं लिखा था, पिछले बार भी कंसिस्टेंट था, इसमें हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट मतलब आश्रित, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आश्रित। तो जब भी आश्रित लिखा रहे ना, तो आश्रित का मतलब बस इतना समझना कि सर ये कोइंसिडेंट यानी संपाति वाला केस है, ठीक है। आश्रित युग्म, आश्रित युग्म, तो आश्रित मतलब अनगिनत हल,
आश्रित कहने का मतलब अनगिनत हल, डिपेंडेंट कहने का मतलब अनगिनत हल, ठीक है। और ऐसे केस में क्या कहेंगे, मुझे बता दो, अगर इसके अनगिनत हल है तो संगत होगा कि असंगत होगा? संगत। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर कम से कम एक हल भी होगा तो संगत होगा, तो यहाँ तो अनेक हल है तो संगत ही होगा, ठीक है। कम से कम एक तो हल है ना, तो कहेंगे संगत हल होना। और कैसा संगत, कोई आपसे और डिटेल में पूछे कि संगत तो ठीक है लेकिन कैसा वाला संगत, तो आप कह सकते हो सर ठीक है, आश्रित संगत, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, ये भी नोट कर लीजिएगा, आश्रित संगत, ठीक है। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इसका एक स्पेशल नाम होता है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। आपके होमवर्क में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। अनेकों हल होंगे, ठीक। अनेकों हल क्यों है, क्योंकि अनेकों पॉइंट है जो दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगर लाइन पैरेलल हो जाए तो यहां से मान लो फिर से दो इक्वेशन दे दिया, वही चीज कर रहे हैं। मान लो सर दो समीकरण दिया गया है, दोनों का लाइन हमने बनाया, पहले वाला लाइन आपका L1 दिखा, दूसरा वाला लाइन हमारा L2 दिखा। कुछ ऐसा दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे का समांतर है। अगेन मैं से आपसे सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताओ L1 के ऊपर टोटल कितने पॉइंट हैं? अनंत है। हर बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अनगिनत है, किसी भी लाइन के ऊपर अनगिनत पॉइंट है। L2 के ऊपर भी अनगिनत पॉइंट है, तो हाँ L2 के ऊपर भी अनगिनत पॉइंट है। अब जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कितने पॉइंट हैं जो L1 पर भी है और L2 पर भी है? अनगिनत पॉइंट। मैं फिर से सुनो क्वेश्चन, ऐसे कितने पॉइंट हैं जो L1 पर भी है और L2 पर भी है, दोनों ही पर है? एक भी नहीं, ठीक है। ऐसे केस में बोलोगे सर दो समांतर रेखा एक दूसरे, अभी माइक बंद कर लो, ठीक है, अभी माइक ऑन कर लिया था ना, अभी बंद कर लो सभी लोग। पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटता, समांतर रेखा आप चाहो कितना भी बढ़ा लो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। जैसे ट्रेन की पटरी तो काटती भी है, लेकिन एक जनरल में एग्जांपल के तौर पर समझा रहा था, तो यहाँ पर सिंपली बोलोगे सर ट्रेन की पटरी को एज्यूम करें तो बिल्कुल पैरेलल दिखती है, ठीक है, ऐसा। तो आप कहोगे सर पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटता, समांतर लाइन कभी नहीं काटता, इसका मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा। मान लो पॉइंट ए बनाया, देखो पॉइंट ए बी पर नहीं है, अगर मैं लाइन L2 पर नहीं है, अगर मैं पॉइंट सी बनाया तो सी देखो L2 पर है तो ए पर नहीं है, ठीक है। तो आप कहोगे सर, अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो L1 पर भी है L2 पर भी है, तो आप बोलोगे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, तो इसके कितने हल होंगे, तो बोलेगे सर कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कोई हल ऐसा नहीं होगा जो समीकरण एक को भी संतुष्ट करे और समीकरण दो को भी संतुष्ट करे, ठीक है। ऐसा कोई हल नहीं होगा जो इन दोनों ही समीकरण को एक साथ संतुष्ट कर दे। तो यहाँ पर देखो समीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी चीजें। यहाँ पर समीकरणों क्यों लिखा गया है, समीकरण क्यों नहीं लिखा गया? इंग्लिश में देखोगे तो इक्वेशन इक्वेशन नहीं लिखा रहेगा, इक्वेशंस लिखा रहेगा, ठीक है। इक्वेशंस कहने का मतलब क्या, यहाँ पर समीकरणों की बात की जा रही है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो समीकरण एक और समीकरण दो दोनों ही को संतुष्ट कर दे, मतलब इन दोनों के ग्राफ पर आ जाए, ठीक है। क्योंकि कोई आपसे अगर पूछे कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो सिंपली आप बोल दोगे सर इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट है नहीं जहां पर एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो L1 और L2 दोनों ही पर स्थित है, कोई भी ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो L1 और L2 दोनों पर स्थित है। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो दोनों को संतुष्ट कर ले, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो दोनों का हल हो जाए। इसका मतलब समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण L1 का कुछ हल हो सकता है, L2 का कुछ हल हो सकता है, लेकिन युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इस युग्म का कोई हल नहीं होगा। और हल नहीं होने का मतलब क्या कहेंगे, इसको संगत कहेंगे क्या असंगत कहेंगे? इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे, असंगत कह देंगे, ठीक है। तो इसको इनकंसिस्टेंट क्यों कहते हैं, असंगत क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई हल नहीं हुआ, ठीक है। हल नहीं हुआ, हल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि काट नहीं रहा, एक दूसरे का पैरेलल चला गया, कहीं नहीं काटेगा तो कहेंगे सर असंगत है। तो सारी चीज रिलेट किया आपने, रिलेट करके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। याद इतना नहीं करना है, ठीक है, याद तो करेंगे ही लेकिन रिलेट करके सारी चीजें। तो एक बार मैं समराइज कर रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। अगर लाइन ऐसा बनेगा, देखो एक ही चीज सारी चीज निकलती जाएगी, इसमें कितना हल बताओ मुझे, माइक ऑन करके बताओ, कोई इशू नहीं है, कितना हल? वन यूनिक सॉल्यूशन। एक हल। क्यों एक हल, क्यों एक हल? क्योंकि एक ही बार काट रहे हैं ना इसलिए। क्योंकि एक ही बार काट रहा है, ठीक है, एक ही बार काट रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ
कि इसको एक और कुछ नाम दिया था क्या, एक हल वाले को क्या नाम दिया था, अद्वितीय हल। ठीक है, एग्जाम एक हल नहीं लिखा रहेगा, अद्वितीय हल लिखा रहेगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी है। यूनिक सॉल्यूशन, संगत या असंगत, संगत। एक हल है ना तो बिल्कुल संगत होगा, संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। इसको डिपेंडेंट बोलेंगे क्या, नो सर, इसको डिपेंडेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको आश्रित ही बोलेंगे। ठीक है, ये आश्रित नहीं होता, आश्रित वाला एक के ऊपर एक चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बस इतना समझ लिया। उसके बाद मुझे बताओ, चलो अगला के इसी पेज पे लिख ले, चलो अगले पेज पे करते हैं। अगर मैं ऐसे बना दिया, एक लाइन दूसरा लाइन पैरेलल चला गया, इसको क्या बोलेंगे, कितने हल, एक जीरो, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई हल नहीं, हल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो दोनों पर है। ठीक है, क्योंकि कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं। ठीक है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं जो कॉमन है। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, संगत या असंगत, असंगत, असंगत। ठीक है, यानी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्या होगा। अच्छा, इसका नाम क्या होता है, समांतर रेखा होता है। और अगला मैं बता रहा हूँ यहाँ पर संपाती। ठीक है, इसको कहते हैं संपाती रेखा, जब एक के ऊपर एक चला जाए। तो अगर ऐसा रहेगा तो कितने हल होंगे, अनगिनत, अनगिनत, अनंत या अपरिमित रूप से अनेक, सारे सेम है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि अनेकों जगह पर काट रहे हैं सर, जो भी पॉइंट L1 पर है L2 पर भी है। देखो सारी से लिंक कर रहा हूँ ताकि आपको बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, संगत की असंगत, संगत। इसका कोई स्पेशल भी नाम है क्या, सर ये आश्रित होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, इसको ही कहते हैं आश्रित। कभी आपके बुक में दिख जाए तो समझ जाना, संपाती होते हैं ये वाले। ठीक है, ये संपाती होते हैं। और इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए इससे आगे आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलो ठीक है,